हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाइल रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था थार डेजर्ट को लेकर के। तो थार डेजर्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, थार डेजर्ट एक एरिड रीजन है और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का रोल प्ले करता है। इस थार डेजर्ट का 85% पार्ट इंडिया में स्प्रेड है और 15% पार्ट जो है वो पाकिस्तान में स्प्रेड है। इंडिया में भी अगर हम व्यू करें तो इसका 60% पार्ट जो है वो राजस्थान स्टेट के वेस्टर्न पार्ट पर स्प्रेड देखने को इसका मिलता है। अदर स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी डेजर्ट के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये थार डेजर्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका जो फर्स्ट बैच था इसमें हमने प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म में बैच स्टार्ट किया था। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करते हुए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। 1 दिसंबर से इसका नया बैच जो है वो स्टार्ट होगा। 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। उनको जो मेंटोर है वो अलॉट किया जाता है। मेंटोर आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे और टारगेट में आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट जो है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग दोनों ही कवर करवाई जाएंगी। करंट अफेयर में लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर जो है वो आपके कवर होंगे और 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर दिया जाए। तो हमारे जो सीजीआई है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर हम बात करें इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको अगर हम डबल कर दें तब भी हमारे यहाँ पर जो पेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं होगी एंड नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने ये भी बोला कि हमारे इंडिया में जो एडवोकेट है, जो लॉयर है, वो इस क्वालिटी के नहीं देखने को मिल रहे किस कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, कि उनको जजेस के रूप में ट्रांसफॉर्म उनका किया जा सके। ओके, तो इसकी वजह से बेसिक इश्यूज है और इसी की वजह से जो पेंडेंसी है या फिर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट जब बना था तो स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 7+1, 7 जजेज 1 सीजीआई, ये स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की गई थी। फिर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू जो है इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया। मतलब पार्लियामेंट के पास में पावर है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, जुडिशरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। अब यहाँ पर पिटीशन में ये भी बोला गया कि हाई कोर्ट और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर भी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेज हैं उनको सोल्व देखने को मिला और एक सोल्व देखने को मिल सके और जो पाइलअप है हमारे यहाँ पर केसेस का वो उसकी जो पेंडेंसी है वो कम हो सके। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर अगर हम जज पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो 54 एवरी मिलियन है। ओके, मिस्टर उपाध्याय सेड दैट देयर वाज एटलीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अलोन। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी कितने केसेज की जो संख्या है वो पेंडेंसी देखने को मिलती है। ओके, तो फोकस करना है कि स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में क्वालिटी जो जजेस है उनकी भी अपॉइंटमेंट हो ताकि रिजल्ट जो है, एक सॉल्यूशन जो है वो बेहतरीन देखने को मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर दिल्ली एम्स जो है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ के जो कंप्यूटर सर्वर हैं वो हैक कर लिए गए जिसकी वजह से जो भी रिसिप्ट है वो किसकी मैन्युअली प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड देखने को मिल रही है। देखो
यहाँ पर बात की गई कि कंप्यूटर हैकर्स ने क्या कर लिया है, उनका जो सर्वर है उसको हैक किया है। तो इसके ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। टाइम के साथ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे जो वॉर है या फिर जो क्राइम है उसका लेवल जो है वो भी अलग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फोकस किया गया, जब हमने 26/11 अटैक के बारे में डिस्कस किया, उसके एनिवर्सरी को जब देखा जा रहा था, तब हमने जो डिस्कस किया, तब हमने फोकस किया था कि साइबर क्राइम जो है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो मणिपुर जो स्टेट है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मणिपुर जो स्टेट है उसके कुछ एरिया में बैटिंग देखने को मिलती है। मतलब एक्सोटिंग मीट के लिए वहाँ पर बैटिंग की जाती है। गैम्बलिंग डेंस इन मणिपुर डिसेंड फर्दर इनटू इलीगलिटी, और इसकी वजह से वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल है उनकी पॉपुलेशन को एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो देखो हमारे जो गवर्नमेंट रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन जो है वो अच्छे से दिया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल बेस पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। हामिद अंसारी जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार, और उन्होंने ये जो आर्टिकल है वो लिखा है। उन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में लैंग्वेज को लेकर के जो डिस्कशन किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी जो एक तरीके से जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो राइटर जो है उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कल्चरल चौविनिज्म जो है इस टर्म के ऊपर फोकस किया है। दूसरी जो टर्म है उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि कुछ टाइम पहले कुछ एडिटोरियल में इस टर्म की टर्म जो है वो लिखी गई थी। ओके, यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखो हमारे इंडिया में जो कल्चरल या फिर लैंग्वेज हर लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और ये जो डाइवर्सिटी है उसकी आइडेंटिटी को अगर अगर हम लैंग्वेज इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के रूप में लैंग्वेज जो है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। लैंग्वेज के थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये पर्सन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो राइटर ने यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो सोसाइटी है या फिर हमारी जो सोसाइटियल आइडेंटिटी है उसमें जो डाइवर्सिटी है वो लैंग्वेज के बेसिस पर काफ़ी देखने को मिलती है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में लैंग्वेज को लेकर के तो काफ़ी डिबेट देखने को मिल रही है। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें फोकस किया जाएगा कि हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज के ऊपर फोकस करके जो है वो कन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहाँ पर MBBS कोर्स जो है उसका फर्स्ट ईयर हिंदी बैच स्टार्ट किया गया है। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 17 जो है उसमें आर्टिकल 343 से 351 के बीच में जो है वो लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, आर्टिकल 345 जो है वो ये बोलता है कि स्टेट के पास में पावर होती है कि वो अपनी ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लैंग्वेज है उसको चूज करे। एक्चुअल प्रैक्टिस लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो इंग्लिश को रेगुलर करते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें राइटर का ये बोलना है कि हिंदी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन हमारे सर्दन पार्ट में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो या तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये तो या तो लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश जो है वो उनकी मेन लैंग्वेज है। ओके, तो अगर हम हिंदी के ऊपर फोकस करेंगे तो उन स्टेट्स में जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि कर्नाटका और तमिलनाडु जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, केरला और तमिलनाडु जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और अभी सालेम की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सालेम में इसी तरीके का इशू देखने को मिला कि लैंग्वेज को लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला और एक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो लैंग्वेज जो है उसको हमें इस तरीके से ट्रीट करना है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके लिए वो हर्डल क्रिएट ना करे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की पावर जो है स्टेट के पास में है,
लेकिन यहाँ पर अदर लैंग्वेज जैसे कि जुडिशरी की लैंग्वेज, पार्लियामेंट की लैंग्वेज, इसके बारे में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है कि द क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ब्रॉट forth passionate dissents in the Constituent Assembly and the drafting of the Constitution. It covered language of legislature, language of the courts and the judiciary, and the language of official work of the Union. Educational institutions of national importance and those of scientific and technical in education financed by Government of India were in the Union list, and education including technical, medical and universities were in the concurrent list. Okay. आर्टिकल 351 जो है वो हमें बोलता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी हिंदी को, ओके, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि 1955 में जब फर्स्ट कमीशन बना था ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पर, बीजी खेर कमीशन, तभी से जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई थी। ओके और इंग्लिश को स्टार्टिंग में 15 ईयर के लिए स्टार्ट किया था, फिर उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब टाइम कोई डिसाइड नहीं किया गया है, और उसको रेगुलर कर दिया गया है कि इंग्लिश भी जो है वो साथ में चलेगी, क्योंकि हमारे सर्दर्न पार्ट में जो स्टेट है और नर्दर्न पार्ट में जो स्टेट है उनमें जो कनेक्टिंग रोल प्ले करता है वो इंग्लिश ही करता है। ओके तो यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज का प्रमोशन जो है वो होना चाहिए, इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो ही इसकी यूनिकनेस है, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो स्टेट्स में नहीं क्रिएट होने चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ बने हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पाकिस्तान न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS। ओके तो ये बने हैं LG वहाँ के थे सैयद असीम मुनीर जो है वो वहाँ के कौन बन गए हैं, नए आर्मी चीफ बन गए हैं। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि 2019 में जब पुलवामा अटैक देखने को मिला था, पुलवामा सुसाइड अटैक इन कश्मीर 2019 में, उस टाइम ये ISI के चीफ थे। ISI मतलब पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ओके तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया को लेकर के किस तरीके से वो टफ पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए आर्मी को लेकर के जो कुछ ब्लेम देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में, उसको इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को एक सिक्योर लेवल पर वो इस्टेब्लिश कर सकें, और इंडिया को लेकर के हो सकता है कि उनकी टफ पॉलिसी देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर EWS जो रिजर्वेशन है, जिसको 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू लाया गया था, और फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको इंसर्ट किया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है उनके इनकम बेसिस पर, ताकि इनकम की वजह से जो पर्सन है उसको इशू देखने को ना मिले। ओके तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि EWS जो हायर एजुकेशन में एक रिजर्वेशन दे करके जो कम्युनिटी है उसमें इक्वलिटी लाने की जो कोशिश की गई थी, इसकी वजह से वेल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डाटा है, और अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एनवी स्टेट्स इंडिया 2022, और ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान आप में रखना है। इसमें बताया गया है कि इंडिया में कितना वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, और कहाँ पर कितना वेस्ट जो है उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली का चार्ट दिखाया गया है कि दिल्ली में अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, और फिर प्लास्टिक वेस्ट जो है। और यहाँ पर इंडिया में कहाँ कहाँ पर रिसाइकलिंग जो है वो कितनी की जा रही है उन सभी के डाटा यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके हजार्डस जो वेस्ट है उसका कितना किया जा रहा है, और जो एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी जो वेस्ट है उसको कितना रिसाइकिल किया जा रहा है, ये यहाँ पर दिखा रखा है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ना, इसका नेम और इसको कितने पब्लिश किया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अभी दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वहाँ पर विमेन की एंट्रेंस पर रोक लगाएगी। ओके लेकिन कुछ टाइम के बाद में ही जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे उनको दोबारा से क्या कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया कि विमेन जो है वो एंट्रेंस कर सकती हैं जामा मस्जिद में। तो पहले क्या बोला गया कि एक विमेन या फिर ग्रुप में जो है वो विमेन उनके एंट्रेंस पर रोक लगा दी जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या
कुरान जो है ऐसी बात बोलती है या फिर मुस्लिम लॉ जो है वो ऐसी बात बोलती है। तो कोई इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बैन नहीं किया गया है, हालांकि एग्जम्पशन दिया गया है वीमेन को कि वो घर पर रह करके अपनी जो प्रेयर है वो कर सकती हैं, बैन नहीं किया गया है। और जो कुरान है उसमें भी क्लियरली बोला गया है कि मैन और वीमेन, यहाँ पर बताया गया वर्स 71 ऑफ सूरा तौबा जो है वो ये बोलता है कि मैन और वीमेन जो है दोनों जो हैं वो किस पर जा कर के मस्जिद जा कर के प्रेयर कर सकते हैं, दोनों ही चैरिटी करें, दोनों ही अल्लाह का नाम लें, उसके मैसेंजर को याद करें, ओके, और प्रेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या इस तरीके का जो सिमिलर बैन है वो पहले भी देखने को मिला है, बिल्कुल देखने को मिला है। हाजी अली दरगाह जो 15th सेंचुरी की दरगाह है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला था, लेकिन इसको लेकर के फिर प्रोटेस्ट किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके फेवर में फिर यहाँ पर रिजल्ट दिया। सेम यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन एंड वीमेन में इक्वली ट्रीट करता है। साथ ही साथ में हाजी अली दरगाह में जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी कोट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 16 और 25 को कि वीमेन जो है वो भी दरगाह जा कर के पूजा कर सकती है। ओके, बहुत सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई इसी तरीके की मॉस्क्यूज में एंट्रेंस को लेकर के, और द अपेक्स कोर्ट हैज़ क्लब्ड दैम विद द सबरीमाला केस। तो सबरीमाला केस के साथ में वहाँ पर दिया कि वीमेन को जो है वो पावर है और उनको भी राइट है कि वो भी अपने लेवल पर जा कर के प्रेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, कर्नाटका में जो एक एनजीओ को कुछ काम दिया गया था कि वो जो है वो स्वीप क्या होता है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, एनजीओ को दिया कि आप जो डोर टू डोर सर्वे करो, लोगों को इसके बारे में अवेयर करो और उनको बोलो कि जो है आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। अब ये जो एनजीओ है इन्होंने डाटा इकट्ठे किए और इनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये इन डाटा को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर हटा दिया गया है। कर्नाटका जो है उन्होंने ये क्लियर किया है कि हमने इस तरीके का जो है वो किसी को भी मतलब इस एनजीओ के साथ में जो टाई अप था वो हमने रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर जो इनके डाटा है, जो इन्होंने डाटा इकट्ठे किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डाटा को। ओके, और डाटा जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ऑनलाइन सब कुछ बढ़ता जा रहा है, डाटा की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो आना चाहिए ताकि इस तरीके के इश्यूज ना देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात करेंगे कि इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज में एंगेज्ड है, हमारी आर्मी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस तरीके की एक्सरसाइज के नाम दे करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है युद्ध अभ्यास के बारे में जो इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में है। साथ ही साथ में उत्तराखंड में ये हो रहा है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही। ओके, युद्ध अभ्यास किसके बीच में, इंडिया और यूएस के आर्मी के बीच में। फिर है एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में। उसके बाद में एक्सरसाइज हरीमाऊ शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज काज इंड जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ओके, और यहाँ पर एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये जो एक्सरसाइज के नेम है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देखो, टाइम के साथ में हमारा जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पर ड्रोन जो अटैक हैं, ड्रोन से रिलेटेड जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब ड्रोन को लेकर के भी हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ड्रोन जो है वो आने वाले टाइम में अटैक को लेकर के, क्राइम को लेकर के इनका यूज़ किया जा सकता है। तो इनको रेगुलेट करने की जो पॉलिसीज है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और हमारे बॉर्डर एरिया में इस तरीके के जो रूल्स हैं वो एक तरीके से इंक्रीज हो गई हैं। तो जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इंडिया ने प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, उसमें ड्रोन को लेकर के भी, रेगुलेशन को लेकर के भी फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अलग लेवल के जो इशू हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।